गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8। मैं जानता हूँ कि कोरोना वायरस की वजह से आपकी स्टडी में काफ़ी समस्याएं आई हैं, तो चलिए ये लेसन स्टार्ट करते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, संविधान है क्या। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ एनी कंट्री। किसी भी देश का सर्वोच्च कानून ही संविधान है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो देश है वो लगभग 150 सालों तक 150 ईयर्स तक ब्रिटिशर्स का गुलाम रहा है, और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिशर्स से आज़ाद हुआ। और इसके पहले मैं आपको लेसन पढ़ाने से पहले मैं संविधान के कुछ इतिहास के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली ने हमारे देश की आज़ादी की घोषणा की थी, और 30 जून 1947 को हमारे देश में ब्रिटिश शासन पूर्णतः ख़त्म हो गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में एक नए संविधान को बनाने की मांग उठी। इससे पहले हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो कर रहे थे। जैसा कि आपको मैं जानकारी दे दूँ कि दुनिया का जो सबसे बड़ा जो लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे देश का ही है, और सबसे पहले जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो यूएसए में लागू किया गया था। 1934 में एम.एन. रॉय ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सजेशन दिए थे। उन्हीं के सजेशन के आधार पर 9 दिसंबर 1946 को एक मीटिंग हेल्ड करी गई और एक कमेटी का गठन किया गया, जिसे बोलते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो पहले चेयरमैन थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। इन्हें 2 दिन के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का चेयरमैन बनाया गया था। फिर हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंटली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का चेयरमैन बनाया गया, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जैसे कि हम जानते हैं ये दलितों के मसीहा हैं, और इनका जन्म इंदौर के महू नामक छोटे से गांव में हुआ था। इनके पिता ब्रिटिश आर्मी में सैनिक के पद पर तैनात थे, और इनके बारे में हम सब जानते हैं ये फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और इनके साथ एक अनोखा रिकॉर्ड भी है कि इन्होंने भारत में सबसे ज़्यादा डिग्रियां प्राप्त की हैं, 32 डिग्रीज़, और 9 भाषाओं का इन्हें अच्छा खासा ज्ञान भी है। सबसे पहले मैं अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा कर लूँ, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो आर्टिकल हैं 395, पार्ट्स हैं 22, शेड्यूल्स हैं 8 ओरिजिनली और 12 करेंटली, और इसे रेटिफाइड किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और इसमें जो सिग्नेचरीज़ हैं, जो हस्ताक्षर किए गए हैं, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स के सिग्नेचर्स किए गए हैं, और इसमें लगभग 284 मेंबर्स ने सिग्नेचर किए थे। और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान पूर्णतः लागू कर दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया गया था। और इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 389 मेंबर्स थे, और हमारे देश के संविधान को बनने में 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 डेज़ लगे थे। इसमें 11 सेशंस थे, और जिन्हें 165 डेज़ में कंप्लीट किया गया। और 26 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसके जो चेयरमैन थे मैंने आपको पहले बताया भीमराव अम्बेडकर थे। और इस कमेटी में काफ़ी सदस्य भी थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, श्री राजगोपालाचार्य, राजेंद्र प्रसाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सरदार पटेल जो देश के पहले होम मिनिस्टर थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलवंत राय मेहता। ये जो सदस्य थे वो फेमस सदस्य थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। कुछ महिला सदस्य भी थी, कुछ वुमेन सदस्य भी थी, इनमें सरोजिनी नायडू जिन्हें हम भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर और विजयलक्ष्मी पंडित। और एक एंग्लो इंडियन सदस्य भी था जिनका नाम था फ्रैंक एंथोनी। तो ये हमारे देश का संविधान के इतिहास के बारे में थोड़ी चर्चा की। अब चैप्टर की ओर चलते हैं। In this chapter, we are going to begin with a football game many of you have probably heard of even played। जैसा कि हम जानते हैं, हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात की शुरुआत करेंगे। आप में ज़्यादातर बच्चों ने फुटबॉल के बारे में सुना होगा, या तो फिर आपने खेला भी होगा।
As the name suggests, this game that be involves the player feet. According to the rules of a football, if the ball touches the arms of any player except the goalkeeper, then this is considered of a foul. So if a players are starting holding the football in their hands and passing it around them, then they are not playing football anymore. कि जैसा कि इसके नाम से ही पता है कि इसका नाम फुटबॉल है, तो ये पैरों से खेला जाता है। तो फुटबॉल में एक नियम होता है कि कोई भी खिलाड़ी फुटबॉल को अपनी बाहों से टच नहीं कर सकता। गोलकीपर ही फुटबॉल को अपनी बाहों से टच कर सकता है। अगर सभी खिलाड़ी फुटबॉल को अपने हाथों में यहाँ से वहाँ पास करने लगे तो ये फुटबॉल के रूल्स के खिलाफ हो जाएगा, तो यहाँ कोई रूल फॉलो नहीं होगा। जब भी कोई गेम खेला जाता है तो उसमें रूल और रेगुलेशन होते हैं, उन गेम्स स्पिरिट होती है। चाहे तो इस गेम को हम ना फुटबॉल कहेंगे, ना ही हम हॉकी कह सकते हैं और ना ही क्रिकेट कह सकते हैं। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन है कि किसी भी जिस देश में संविधान नहीं होगा उस देश में रूल और रेगुलेशन नहीं होंगे और वो देश एक अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं चल पाएगा। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां आज भी मोनार्ची सिस्टम है। मोनार्ची सिस्टम कहलाता है कि जहां आज भी राजाओं का राज है। इस चैप्टर में आप नेपाल के बारे में पढ़ेंगे, जहां 2007 में कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया। किंग ज्ञानेंद्र वहाँ के राजा थे, लेकिन संविधान तो वहाँ 1990 में ही लागू कर दिया गया था, लेकिन संविधान में फेरबदल कर दिया गया और दोबारा से किंग सत्ता में दोबारा से स्थापित हुए। फिर 2007 में दोबारा से एक देश में नया संविधान बनाया गया। आज भी बहुत ऐसे देश हैं अरब देशों में, सऊदी अरब है जहाँ आज भी राजाओं का राज चलता है, बहरीन है, ब्रुनेई है, कई ऐसे देश हैं अरब देश जहाँ आज भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। आज भी वहाँ पे कुरान में लिखे शरीयत का कानून माना जाता है और आज भी वहाँ को महिलाओं को पूर्णतः अधिकार नहीं मिले हैं। वहाँ महिलाओं को आज भी वोट डालने का अधिकार नहीं है, ना ही महिलाएं वहाँ गाड़ी ड्राइव कर सकती हैं। लेकिन अब सऊदी अरब में महिलाओं को कार चलाने की अनुमति दे दी गई है। वैसे ही हम आगे बढ़ते हैं। As these are fundamental the game, we can call them the constitutive rules of the game. Like this game, a society also has a constitutive rules that make it what it is a different it from the kinds of societies. In large societies, which different communities of a people live together, these rules are formulated through its consensus. And the modern countries, this consensus is usually available in the written form. A written document in which we find such rules is called a constitution. आज भी कई देश हैं जहाँ पे हर समाज के लोग रहते हैं। हर देश में रहने वाले हर समाज के लोगों की सोच एक सी नहीं होती है। वैसे जो आधुनिक देश हैं उनमें जो संविधान है वो लिखित रूप से लागू किया गया है। जितनी भी आधुनिक देश हैं, जितनी भी मॉडर्न कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लिखित रूप में जो आम सहमति से जो संविधान लागू किया गया है वहाँ का उसे संविधान कहा जाता है। इसी को ही कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जैसे कि आप क्लास 6 में आपने चैप्टर पढ़ा था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन क्लास 6 and 7 सोशल एंड पॉलिटिकल टेक्स्ट बुक्स। वी हैव यू एवर वंडर्ड वाई वी हैव नीड a consecutive or been curious about how the constitution got written? How I wrote in this chapter. जैसे ही आपने क्लास 6 में पढ़ा कि संविधान को कैसे बनाया गया और किन के द्वारा संविधान लिखा गया, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि संविधान जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है और इन्हीं को ही द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। जैसे मैंने आपको पूरी जानकारी कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन में ही दे दी है कि आर्टिकल्स कितने हैं, कितने मेंबर्स थे, किन के सदस्य थे, मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है और कितने फंडामेंटल राइट्स है। तो मैं आप लोगों को अगला चैप्टर इसका जो नेक्स्ट पेज है मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा। तो आपके लिए जो होमवर्क है वो है कि आपको जो मैंने इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो हिस्ट्री लिखवाई थी उसको आप दोबारा से लर्न कर लें। जब आप आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। थैंक यू।